हेलो नीट एक्सपीरियंस कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें कि हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था और लेक्चर 1 में हमने देखा था कि सेल साइकिल क्या होते हैं एंड सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं। जो फेजेस हमने देखे थे माइटोटिक फेज और इंटरफेज। इंटरफेज में G1, S और G2 को डिटेल में स्टडी किया था एंड देन हमने एम फेज देखा था। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है एंड कैरियोकाइनेसिस के फेजेस और इसके कंडीशंस, और ये सारे कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जिसमें कि अमाउंट और क्रोमोसोम का नंबर कब कैसे चेंज होता है ये मैंने एक डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और ये चैप्टर नेगेटिव मार्किंग करवाता है, तो आपको एनसीईआरटी के सारे पॉइंट समझने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर्स को जो भी मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा वो ध्यान से समझो, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और बहुत ही कंसेप्चुअल होने के साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस होते हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस में आपको ये बहुत सारे कंसेप्ट कंफ्यूजिंग रहती है, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, एनाफेज में 1 क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होते हैं, मेटाफेज में 1 क्रोमेटिड में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2 या प्रोफेज 1, प्रोफेज 2। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखो। जब मैं माइटोसिस पढ़ा रहा था तब भी ये बताया था कि माइटोसिस जो है वो कहाँ होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला पॉइंट देखना है कि मियोसिस कौन से सेल में होता है। यहाँ पे मैंने नोट किया है कि ऑलवेज अकर्स इन डिप्लॉयड सेल, लेकिन वो डिप्लॉयड सेल कौन से डिप्लॉयड सेल होते हैं। तो जनरली हम ध्यान रखते हैं कि जो डिप्लॉयड सेल होते हैं वो जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल क्या होते हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो गेमिट प्रोड्यूस करते। तो गेमिट प्रोड्यूस करने वाले जर्म सेल जिनकी प्लॉयडी कितनी होती है, 2n होती है, इस जर्म सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्यों? अब मियोसिस में होता क्या है, तो सिंपल सा पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मान लो कि ये एक जर्म सेल है, ठीक है, जर्म सेल। अब इस जर्म सेल में मियोसिस होगा, तो मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 होगा तो मियोसिस 1 होने से 2 सेल बनते हैं। इसको बाद में डिफाइन करेंगे कि कैसे डिवीजन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा या इक्वेशनल होगा। मियोसिस 1 से 2 सेल बना। अब दूसरा, इसके बाद फिर से डिवीजन होता है जो कि माइटोसिस के जैसा होता है, वो भी हम बाद में देखेंगे डिटेल में। उसको बोलते हैं मियोसिस 2। और मियोसिस 2 होने के बाद हर एक सेल में ये जो 2 सेल बने हैं, ये दोनों सेल फिर से डिवाइड होते हैं और एक सेल से 2 और इस 1 से 2 मीन्स की टोटल 4 सेल बनते हैं। तो मियोसिस जो है वो 2 डिवीजन में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कंप्लीट करता है। और यहाँ पे आप सिंपल सा तरीका याद रखोगे कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं, एक सेल से 4 सेल बनते हैं मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता था, एक सेल से, माइटोसिस में सिर्फ एक सेल से 2 सेल बनते थे, लेकिन मियोसिस में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। और ये होता कहाँ है, डिप्लॉयड सेल में। और वो डिप्लॉयड सेल कौन सा होता है, जर्म्स। यहाँ पे भी एक पॉइंट लिखा है, इन मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस एट ट्वाइस बट डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ओनली इन द मियोसिस 2। अब ये आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन जैसे में हमने देखा था कि अगर कोई भी सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो है 2 बार होता है। और कैरियोकाइनेसिस 2 बार होने का मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि एक सेल से पहले 2 सेल बने, तो यहाँ पे मियोसिस 1 में एक बार कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब जब मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2, तो इस मियोसिस 2 में भी इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। मीन्स कि अब मियोसिस 2 को दूसरा डिवीजन मानेंगे और यहाँ पे दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस होगा। तो इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ पे जो है मियोसिस में 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता है। और यहाँ पे डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ओनली इन द मियोसिस 2। ये आपको अभी समझ नहीं आ सकता है, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है, लेकिन क्रोमोसोम का डिवीजन जो होता है मीन्स कि सेंट्रोमियर जो स्प्लिट होता है, एक्चुअल में डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ओनली इन द मियोसिस 2। इसका कहने का मतलब है कि जो क्रोमोसोम है, जैसे क्रोमोसोम ये होता है, ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग कब होगी, तो वो मियोसिस 2 में होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं मियोसिस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको सारी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और फोकस के साथ देखो, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा वो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन होगी, कोई भी टाइम पास नहीं होगा और बिना मतलब की बातें मैं आपको नहीं बोलने वाला। सो द फर्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग इन द फ्यूजन ऑफ 2 gamete each with the complete haploid set of chromosome and the gamete are formed from the specialized diploid cell। ऑब्वियसली बात है, जो गेमिट फॉर्म होते हैं वो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से बनते हैं और उस डिप्लॉयड सेल को क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं।
जिससे गेमिट फॉर्मेशन होता है। दिस स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। कहने का मतलब सिर्फ ये समझना है कि जैसे मैंने बताया कि ये एक जर्म सेल है और जर्म सेल कैसा होना चाहिए, डिप्लॉयड होना चाहिए। तो इस डिप्लॉयड में ही मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद मियोसिस 1 हुआ, तो मियोसिस 1 होने के बाद ये 2 सेल बन गए। अब ये जो 2 सेल बनते हैं इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 2n से n हो जाता है, 2n से n हो जाता है, हाफ हो जाता है। एंड देन जो मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2, इस सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो गया है। अब जब मियोसिस 2 होगा तो मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे 4 सेल बनेंगे और पूछा जाएगा कि इन चारों सेल की प्लॉइडी क्या होगी, तो सबकी प्लॉइडी n होगी। तो आप फाइनल रिजल्ट देखोगे तो फाइनल में क्या हो रहा है, मतलब इनिशियल में 2n है और 2n से फाइनल में क्या बोल रहा है, n हो रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कैसा हो गया, हाफ हो गया। इस वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस 1 में ही हाफ हो गया है, तो मियोसिस 1 को रिडक्शन बोलते हैं, मियोसिस 2 को इक्वेशनल बोलते हैं। ये हम आगे और डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप समझ लो कि मियोसिस 1 को रिडक्शनल बोलेंगे और मियोसिस 2 को इक्वेशनल बोलेंगे, ठीक है, मीन्स कि इक्वल डिवीजन। लेकिन फाइनल में क्या होता है, मियोसिस में फाइनल जो डॉटर सेल होता है वो हैप्लॉइड बनता है। Then next point, the kind of division is called the meiosis, and the most important, meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of the sexual reproducing organism, maybe plant or maybe animal, and where the fertilization restore the diploid phase. And we know that the male gamete and the female gamete both are the haploid and then combined to form a zygote. Combined to form a zygote, and zygote is the 2n, means n and n form 2n. So we can say that the after fertilization restore the diploid phase of the life. And next point, we can across the meiosis during gametogenesis in plant and the animal lead to the formation of haploid gamete. Obviously बात है the process of Gametogenesis is the best example of the meiosis in which germ cell divide to form a haploid gamete. Germ cell divide to form a haploid gamete. Gamete is haploid and germ cell is 2n by the meiosis. Meiosis is the best example of the meiosis division. So the key feature of the meiosis as follow. As according to your NCERT, the meiosis involve 2 sequence of cycle, nuclear division and cell division called the meiosis 1 and meiosis 2. यहाँ पे कीप इन माइंड meiosis 1 एंड meiosis 2 अभी मैंने आपको बताया। एंड देन बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे माइटोसिस में पढ़ा कि M फेज होता है, M फेज में रियल डिवीजन होता है, इंटरफेज में G1 होता है, S होता है एंड G2 होता है, और S में क्या होता है, DNA का DNA का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरफेज है, ठीक है, इंटरफेज में एक एस फेज है। तो यहाँ क्या meiosis 1 एंड meiosis 2 में जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेल है, एक सेल से 2 सेल बने। अब 2 सेल बने तो सेल डिवाइड होने के बाद क्या ये जो सेल हैं वो इंटरफेज में जाएंगे? क्या ये जो सेल हैं वो इंटरफेज में जाएंगे? क्या ये सेल पहले इंटरफेज में गया होगा? ये पॉइंट है, ठीक है। तो इंटरफेज में कौन, यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो पहला सेल है ये सिर्फ इंटरफेज में जाता है और यहीं पे एस जो होता है यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन हो जाता है। जब ये दूसरा जो सेल बनता है, मतलब कि जर्म सेल से डिवाइड होकर 2 सेल बनता है, इसके पास इंटरफेज जो है वो होता ही नहीं है, और इस इंटरफेज नहीं होने की वजह से मीन्स कि ये एस अब यहाँ पे एस नहीं होगा, मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो सेल है, ये इसका इंटरफेज नहीं होगा, तो यहाँ पे फिर से एस फेज नहीं आएगा और फिर से DNA का रेप्लिकेशन नहीं होगा। कहने का मतलब कि DNA का रेप्लिकेशन स्टार्टिंग में ही एस फेज जो होता है इंटरफेज उसी में हो जाता है, दोबारा इंटरफेज नहीं होता है। क्योंकि आप सोचोगे ना कि एक सेल से डिवाइड हुआ, 2 सेल बना, अब ये सेल फिर से क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और ग्रो करके फिर से इंटरफेज में जाएंगे और फिर से इंटरफेज में जाने के बाद फिर से meiosis 2 में जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, ये meiosis जैसे एक से meiosis
1 हुआ, म्यूसिस 1 से 2 सेल बनाया, और म्यूसिस 1 से 2 सेल जब म्यूसिस 2 होना होता है, म्यूसिस 2 होना होता है तो ये इंटरफेज में नहीं जाते, डायरेक्टली इसका न्यूक्लियर डिवाइस हो जाता है, मीन्स कि डायरेक्टली ये एम फेज में जाते हैं और डिवाइड होके 1 से 2 और 1 से 2 टोटल 4 सेल बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूसिस 1 इज इनिशियल आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। अब यहाँ पे आपको ये टर्म समझना है कि आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। सपोज मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस की पोलैरिटी कितनी है, 2n है। तो अगर मान लो कि जब ये 2n है तो इसके पास क्रोमोसोम कैसा होगा, इसके पास जो क्रोमोसोम होगा, ये सपोज मान लो ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों क्या होंगे, सपोज मान लो कि क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर आपको पता है कि क्रोमोसोम टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं। तो ये जो पेयर्ड में क्रोमोसोम है, ये दो पेयर्ड में क्रोमोसोम है, इस पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। ये ऑलरेडी पेयर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। अब इनका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। कहने का मतलब कि डीएनए का अमाउंट, अभी रेप्लिकेशन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ेगा, अमाउंट डबल होगा, ठीक है। तो जब अमाउंट डबल होगा, एस फेज आएगा, तो एस फेज में ये अपना डुप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो डीएनए का डुप्लीकेशन होने के बाद एस फेज के बाद जब क्रोमोसोम फिर से प्रोफेज 1 में आएंगे, तो प्रोफेज 1 में जो क्रोमोसोम बनता है वो ऐसा क्रोमोसोम बनता है। ये एक क्रोमोसोम हो गया, एक पेयर, और इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा बन जाता है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाता है, और ये दोनों आपस में अटैच रहता है। तो सोचो ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं ये क्या है, मान लो कि नंबर 1 क्रोमोसोम है और ये पेयर्ड में है, तो ये दोनों जो हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। और ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन जब इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम के साथ कंपेयर करोगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। एंड अगर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, सपोज मान लो कि ये क्रोमोसोम हो गया और ये होमोलोगस, ये दोनों क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, होमोलोगस, ठीक है। अब इस क्रोमेटिड को इस क्रोमेटिड से कंपेयर करेंगे तो ये क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्रोमेटिड जो होता है वो नन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, नन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। एंड अगर मान लो कि एक ही क्रोमोसोम की हम बात करें, तो अगर इन दोनों क्रोमेटिड को कंपेयर करेंगे तो इस दोनों क्रोमेटिड को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, नन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आपको जो म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के जो भी डिवीजन है वो बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज, और आइडेंटिकल होने की वजह से क्या होगा, म्यूसिस इन्वॉल्व इन द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बन गए, और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड इज एक्चुअल में नन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, और वो क्या बनाएंगे, पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। बाद में रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है, सपोज मान लो ये 1 पेयर क्रोमोसोम हो गया और ये 1 पेयर क्रोमोसोम हो गया, फिर इनमें एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी हमें समझना है कि पहले क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किसकी वजह से होगा, क्योंकि जो एस फेज में सिस्टर क्रोमेटिड है वो डुप्लीकेट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट, 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ म्यूसिस 2। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा म्यूसिस का, ऑब्वियसली बात है, फाइनल प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है कि एक सेल से 4 सेल बनेगा, और इसको म्यूसिस बोलते हैं। मतलब म्यूसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है 4 बनेगा, एक सेल से 4 सेल। एंड यहाँ पे प्लॉइडी लेवल जो होता है 2n से n हो जाता है, मीन्स कि इसके पास भी n, इसके पास भी n, इसके पास भी n और इसके पास भी n, मतलब सारे सेल का प्लॉइडी कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपको 2 बातें याद रखनी है फाइनल प्रोडक्ट में, कि 1 से 4 बनता है और प्लॉइडी लेवल जो होता है सारे सेल का हाफ हो जाता है। कहने का मतलब डाउटर सेल के प्लॉइडी पेरेंट सेल से हाफ रहती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2, जो म्यूसिस होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, मीन्स कि 2 बार कैरियोकाइनेसिस होता है, और 2 बार कैरियोकाइनेसिस मीन्स म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। तो जैसे कि हमें पता है कि कैरियोकाइनेसिस
काइनेसिस के 4 फेजेज होते हैं, वैसे ही मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये 2 कैरियोकाइनेसिस है, तो इसके भी फेजेज होंगे। तो इसके फेजेज कैसे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। और मियोसिस 2 के जो फेजेज होंगे वो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रोफेज 1 की बात करें, मीन्स कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो प्रोफेज 1, तो आपको पहले ही समझ में आना चाहिए कि ये मियोसिस की बात हो रही है और मियोसिस 1 की बात हो रही है। माइटोसिस से कंपेयर मत करना, ठीक है, मियोसिस से कंपेयर करना। प्रोफेज 1 मतलब मियोसिस 1 की बात हो रही है, मेटाफेज 1 मतलब मियोसिस ही है, ठीक है, मियोसिस 1 ही है। अगर बात लिखा गया है स्टेटमेंट में कि मेटाफेज 2, तो ये किसकी बात हो रही है, मियोसिस के मेटाफेज 2 की बात की जा रही है, नॉट माइटोसिस की, ठीक है। कई बार ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और माइटोसिस का मेटाफेज से कंपेयर कर दोगे, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। एक्चुअल में बाद में देखेंगे कि जो मियोसिस 2 है वो एग्जैक्टली कैसा होता है, माइटोसिस की तरह होता है। तो आप प्रोफेज 2 को प्रोफेज से कंपेयर कर सकते हो, मेटाफेज 2 को मेटाफेज से कंपेयर कर सकते हो। मेटाफेज आपको ध्यान रखना है, मेटाफेज 1 नहीं लिखना है। तो एनाफेज 2 को एनाफेज से कंपेयर कर सकते हो, एनाफेज 2 को एनाफेज 1 नहीं लिखना है, एनाफेज से कंपेयर कर सकते हो। और टीलोफेज 2 को टीलोफेज से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सिमिलर ही होंगे। मियोसिस 2 इज़ सिमिलर टू द माइटोसिस, ठीक है। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में इंटरफेज होता है, मियोसिस 2 के लिए जो सेल होते हैं उसमें इंटरफेज नहीं होता है। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये पैराग्राफ आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाया, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो सारे पॉइंट्स फिर से मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉपिक वाइज, आपको सारी पॉइंट समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, ताकि मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि जो भी आपके डाउट्स है उस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। ओके, सो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी सेल डिवाइड करना चाहता है, तो वो डिवाइड करने से पहले उसके पास इंटरफेज होता है, ठीक है, इंटरफेज। अब इसके पास भी जो माइटोसिस है, माइटोसिस की तरह ही इंटरफेज होगा, और जो माइटोसिस के इंटरफेज में होता है वैसे ही मियोसिस 1 स्टार्ट होने से पहले जो भी इंटरफेज में चीज़ें माइटोसिस में होती थी वो भी यहाँ पे इंटरफेज में, मतलब कि G2, S और G1 जो भी सब सेम माइटोसिस की तरह होगा। और इस S फेज में डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे सेंट्रियोल होगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी माइटोसिस में मैंने बताया था। G1 में माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट होते हैं एंड प्लास्टिड डुप्लीकेट होते हैं। G2 में ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको सेम समझना है। लेकिन अब यहाँ पे एस फेज का डुप्लीकेशन होने के बाद आपको पता है कि डुप्लीकेशन होने से अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो सेम रहता है। लेकिन ये जो मियोसिस 1 है, इसको स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज़ समझना है, क्या कि जब मियोसिस स्टार्ट नहीं हुआ था, मियोसिस 1, उसके पहले जो एस फेज है, तो एस फेज में जब अमाउंट डबल हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं G2 में, और वो कैसा होता है, ठीक है। तो G2, S और G2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मान लो डिप्लॉयड है, ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं तो 46 है। लेकिन ये 46 क्रोमोसोम दिखता कैसा है, तो ये जो 46 क्रोमोसोम है ये ऐसे दिखता है, मीन्स कि एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड दिखते हैं। 1 क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड, और ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, कीप इन माइंड, ठीक है। G2 में ऐसा समझना है, ठीक है। जब यही क्या होगा, एस फेज में इसका डुप्लीकेशन होता है, तो डुप्लीकेशन होने के बाद आपको पता है कि डुप्लीकेट होते ही क्रोमोसोम की तरह तो नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम की तरह कब दिखेगा, जब प्रोफेज में आएगा, ठीक है, मियोसिस 1 के प्रोफेज में आएगा। तो यहाँ पे एस फेज में इसका अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। लेकिन जब प्रोफेज 1 में इसका कंडेंसेशन होता है, तो कंडेंसेशन होने के बाद प्रोफेज 1 में ये कैसा दिखेगा, तो ये एक हो गया, एक क्रोमोसोम, ठीक है। और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये बोलते हैं इसको होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये जो डबल दिखा रहा हूँ ये प्रोफेज का है, ठीक है। एस फेज में ये डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो G2, S और G1 में आपको ध्यान रखना है कि S में क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। G1 में भी क्या रहेगा, डीएनए का अमाउंट डबल रहेगा। और ये तीनों कंडीशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड है तो 46 का 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, मतलब कि वो क्रोमोसोम दिखेगा नहीं। एक्चुअल में अगर कंडेंसेशन किया जाए तो 46 क्रोमोसोम ही दिखेंगे, ठीक है।
चलो तो अब म्यूसिस 1 स्टार्ट करते हैं। म्यूसिस 1 में पहले आएगा प्रोफेज 1। तो जैसे प्रोफेज में होता है वैसी चीज़ें यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो प्रोफेज इज द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस के प्रोफेज से अगर कंपेयर किया जाए तो लॉन्गेस्ट होता है, टिपिकली लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन द कंपेयर टू द माइटोटिक प्रोफेज। ये ऐसा अगर स्टेटमेंट आ गया तो आपको ध्यान रखना। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 5 फेज ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। जो प्रोफेज 1 है ये फर्दर 5 फेजेज में डिवाइड रहता है, ठीक है। कीप इन माइंड फर्दर 5 फेजेज में प्रोफेज 1 डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट होता है लेप्टोटीन, सेकेंड होता है जाइगोटीन, थर्ड होता है पैकेटीन, फोर्थ होता है डिप्लोटीन और 5 होता है डाइकाइनेसिस। ये आपको सीरीज वाइज याद रखना है। फर्स्ट लेप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड पैकेटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नोट किया है कि ये सारे पॉइंट्स में अगर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये सारे पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करूँगा। लेप्टोटीन में क्या होता है, बॉगेट स्टेट फॉर्मेशन होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, सिनेप्सिस बनता है एंड फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट होता है। पैकेटीन में क्या होता है, बाइवैलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर होते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोड्यूल होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम मिलते हैं एंड रिकॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। डिप्लोटीन में क्या होता है, तो डिसोसिएशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड एक्स शेप कैजमाटा दिखता है एंड डाइकाइनेसिस में टर्मिनेशन ऑफ कैजमाटा एंड क्रोमोसोम नंबर फुली कंडेंस। यही सारे पॉइंट्स जो है वो मैं अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और यहाँ पे शॉर्ट में नोट किया हूँ। तो अगर आप रिपीटर हो तो ये फटाफट याद कर लेना और ऐसे नोट करके याद करना, क्योंकि रिवाइज करने आसान हो जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहला स्टेज लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन एक्चुअल में किसका याद रखना है, प्रोफेज का पार्ट है, प्रोफेज का फेज है लेप्टोटीन। द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ऑब्वियसली बात है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। कीप इन माइंड लेप्टोटीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, कहने का मतलब कि 46 क्रोमोसोम दिखेंगे क्या एक ही टाइम पे, नहीं, धीरे धीरे 2, 3, 4, 5, 10 करके ऐसे क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली दिखना शुरू हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। द कंपेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू द लेप्टोटीन एंड दिस इज फॉलोड द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज विच इज कॉल्ड द जाइगोटीन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लेप्टोटीन में लास्ट पॉइंट लिखा है कि द कंपेक्शन ऑफ क्रोमोसोम बिकम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन, और ये कॉम्पेक्शंस आपका ऐसे विजिबल होता है तो इस विजिबल स्टेज को बोलते हैं बॉगेट स्टेज। और ये एक्चुअल में क्या करता है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपको ध्यान रखना है बॉगेट स्टेज जो है वो लेप्टोटीन में दिखता है। अगर नहीं याद है तो वो नहीं पूछेगा, आपका ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पूछेगा नीट में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बॉगेट स्टेज मीन्स कि आपको होमोलोगस क्रोमोसोम किस में दिखना शुरू हो जाएंगे, तो वो लेप्टोटीन में। देन लेप्टोटीन के बाद दूसरा स्टेज जाइगोटीन होता है, और जाइगोटीन नाम से आपको क्लियर है कि इसमें जाइगोट टाइप से मतलब दो चीज़ें मिल रही है, और वो दो चीज़ें कौन सी मिलती है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड द सिनेप्सिस। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम बने हैं, मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम के पेयर हैं ये, और ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम के पेयर हैं, तो दो क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम ये दोनों आपस में होमोलोगस है, तो इन दोनों का पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है और इसी पेयरिंग को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो सिनेप्सिस याद रखना, जाइगोटीन फेज में बनता है, सिनेप्सिस मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस कहाँ होगा, जाइगोटीन में होगा। अब आप समझो कि पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया तो ये एक हो गया और ये दूसरा, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। तो जब पेयरिंग होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो पेयरिंग कहाँ हुआ, जाइगोटीन में हुआ। तो जाइगोटीन में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे देखो ये पेयरिंग हो गया, तो पेयरिंग होने के बाद भी ये एक ही क्रोमोसोम होगा, ठीक है। पेयरिंग होने के बाद अब इसको कितना नंबर ऑफ कितने क्रोमोसोम काउंट करेंगे, तो ये एक ही काउंट करेंगे, ठीक है। मीन्स कि अब कहने का मतलब कि ये जो एक क्रोमोसोम है, वन क्रोमोसोम हैज़ 4 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड, वन क्रोमोसोम हैज़ 4 क्रोमैटिड है, और कौन से स्टेज में दिखेगा, जाइगोटीन में दिखेगा। तो जाइगोटीन में आपको दिख रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई और दो क्रोमोसोम एक मिलके बनाते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं बाइवैलेंट। तो बाइवैलेंट में कितने क्रोमैटिड होंगे, 4 क्रोमैटिड होंगे, आपको ध्यान रखना है, एक बाइवैलेंट में 4 क्रोमैटिड। और बाइवैलेंट कहने का मतलब नंबर ऑफ बाइवैलेंट इज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ
क्रोमोजोम, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज लिखा है। तो नंबर ऑफ बाईवेलेंट कितने होंगे अगर पूछा जाए तो बाईवेलेंट कहने का मतलब सिंपल सा है कि दो होमोलोगस क्रोमोजोम एक हो जाते हैं तो वो हैप्लॉइड की तरह दिखेंगे। तो नंबर ऑफ बाईवेलेंट कितने होंगे वो आपको ध्यान रखना है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ दैट स्पीसीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बाईवेलेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by a formation of complex structure called the synaptonemal complex। synaptonemal complex कहाँ मिलेगा तो जाइगोटीन फेज में दिखे। सो द नेक्स्ट पॉइंट, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द बाइवेलेंट और टेट्राड। ऑब्वियसली टेट्राड क्यों बोलेंगे कि वो जो क्रोमोसोम बना है उस क्रोमोसोम के पास 4 क्रोमेटिड दिखेंगे इसलिए उसको टेट्राड बोलते हैं। और बाईवेलेंट क्यों बोलेंगे क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम मिलके एक बाईवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं तो इस वजह से इसको बोलते हैं बाईवेलेंट और उसके पास 4 क्रोमेटिड होता है इसलिए उसको बोलते हैं टेट्राड। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर दीज आर द मोर क्लियर विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। कहने का मतलब क्या नेक्स्ट स्टेज में मोर क्लियर विजिबल होगा तो वो है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मोर क्लियर विजिबल कौन से स्टेज में, मतलब क्लियरली विजिबल कौन से स्टेज में होंगे, तो ये आपको बताना है कि वो जाइगोटीन के बाद वाले फेज में, मीन्स कि पैकेटीन में वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्लियर विजिबल होते हैं। सो डैट द नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेट इज द पैकेटीन। सो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लो लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन इस तीनों में से लॉन्गेस्ट कौन सा है तो पैकेटीन आपको बताना है। लेप्टोटीन और जाइगोटीन से लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, पैकेटीन होता है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आएगा कि बताओ प्रोफेज 1 का, इसमें प्रोफेज 1 के 5 फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 फेज में से कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। तो ये आपको अभी जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप खुद बता दोगे और कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो अभी बता सकते हो। सो द पैकेटीन ड्यूरिंग दिस स्टेज बाईवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर, means synaptonemal complex clearly visible in the पैकेटीन stage, first point, as tetrad, and this stage is characterized by पैकेटीन का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, by appearance of the recombination nodule। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ दिखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है तो आप सिंपल से याद रखो कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको कहाँ दिखेगा, पैकेटीन में दिखेगा। एक्चुअल में होता क्या है, तो सपोज मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलके यहाँ पे एक नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ दिखेगा, पैकेटीन में दिखेगा। और ये नीट में आएगा, डायरेक्टली पूछेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल विजिबल इन द पैकेटीन स्टेज। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। सिंपल से समझो कि ये एक क्रोमोसोम था तो ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ये एक क्रोमोसोम, दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये दोनों जब मिले तो ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या हुए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे जो जीन है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आपको ध्यान रखने की जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके बीच में एक्सचेंज होता है, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है जीन का, और वो किसके थ्रू होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है और इसकी वजह से जीन एक्सचेंज होते हैं। और ये जीन एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, पैकेटीन स्टेज में हो रहा है, ठीक है। तो पैकेटीन में क्या हुआ, क्लियर विजिबल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टेट्राड दिखेगा क्लियरली, कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एंड क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में दिखेगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर ऐसा पूछे क्रॉसिंग ओवर नहीं बोलेगा कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अकर्स इन द पैकेटीन स्टेज। देन नेक्स्ट पॉइंट, द क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है 2 डीएनए का, तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन होने के लिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहाँ पे यूज़ होगा, ये भी डायरेक्टली नीट में पूछा जाता है, तो पैकेटीन में होगा। देखो सारे
पॉइंट जो है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैकेटिन में क्या होगा, जाइगोटिन में क्या होगा और लेप्टोटिन में क्या होगा, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सिर्फ सिंपल सा उतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर लीड टू recombination of the genetic material on two chromosome and recombination between the homologous chromosome is completed by the at the end of packet। तो जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ रहता है वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सेपरेट हो जाता है एंड देन नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है प्रोफेज 1 का, जिसको बोलते हैं डिप्लोटिन। और डिप्लोटिन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली बात है, ये दोनों आपस में क्या हुए, ज्वाइंट हुए, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन, ये डिसोल्यूशन कहाँ दिखेगा, डिसोल्यूशन आपको डिप्लोटिन में दिखेगा। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवैलेंट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर एंड द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कैजमाटा। तो कैजमाटा आपको कहाँ दिखेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, कैजमाटा विल अपीयर इन द डिप्लोटिन। एक्सेप्ट कैजमाटा कहाँ दिखेगा, कौन से फेज में, डिप्लोटिन में दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ऊ साइट ऑफ द सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर द मंथ और ईयर। यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रखो, ऊ साइट ऑफ द सम वर्टिब्रेट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ही जो एग है वो डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर द मंथ और ईयर। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ प्रोफेज 1 का कौन सा लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है, प्रोफेज 1 के जो 5 फेज होते हैं इसमें से कौन सा फेज जो है वो लॉन्गेस्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज 1। एक्सेप्ट कैजमाटा कहाँ दिखेगा, डिप्लोटिन में दिखेगा, और ये उस साइड ऑफ द सम वर्टिब्रेट में दिखता है जो कि मंथ और ईयर के लिए हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द प्रोफेज 1 होता है। एंड द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज 1 इज द डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब काइनेसिस वर्ड यूज हुआ है तो समझो काइनेसिस का मतलब ब्रेक होना। तो ये काइनेसिस हमेशा, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस में लास्ट कौन है। काइन जहाँ पे आया ना, काइन मतलब डिवाइड करना, मीन्स द लास्ट स्टेज। काइन आपको ध्यान रखना है, काइन जिसमें आएगा वो लास्ट है। तो सिंपल से याद रखना है कि डिप्लोटिन के बाद क्या आता है, डाइकाइनेसिस आता है। सो दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कैजमाटा। जो कैजमाटा फॉर्मेशन हुआ है कहाँ पे, डिप्लोटिन में, ये कैजमाटा का टर्मिनेशन कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस। तो जैसे कि ये लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 है, और प्रोफेज का काम क्या होता है, प्रोफेज का काम होता है कि कंडेंसेशन करना, और कंडेंसेशन करके क्या बनाना, क्रोमोसोम बनाना, ठीक है, क्रोमोसोम बनाना। तो कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ हो जाता है, डाइकाइनेसिस में कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड देन द मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द homologous chromosome for separation, and by the end of dikinesis the nucleolus disappear, nuclear envelope disappear, cell organelles disappear, and the dikinesis represent the transition to the मेटाफेज। क्योंकि डाइकाइनेसिस प्रोफेज 1 का लास्ट एंड है, तो डाइकाइनेसिस के बाद क्या स्टार्ट होगा, मेटाफेज 1 स्टार्ट होगा। तो द नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज 1। और मेटाफेज 1 जैसे ही मेटाफेज जैसे होता है, मेटाफेज में मैंने बताया था कि ये मेटाफेजिक प्लेट बनता है और वहाँ पे सारे क्रोमोसोम अलाइंड हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम बने हैं वो अलाइंड हो जाते हैं। द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। एंड द सेकेंड थिंग इज हैपन इन द मेटाफेज 1 इज माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस चीज़ को आप डायग्राम से भी समझ लो। जैसे कि ये मान लो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 में मैंने बताया कि ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो ये बाइवैलेंट बन गया, मीन्स कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल प्लेट पे ये दोनों क्या हो गए, अरेंज हो गए। और इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होने के बाद, और आपको पता है कि जो स्पिंडल फाइबर है, माइक्रोट्यूबुल है, वो अपोजिट पोल से ये ऐसे काइनेटोकोर इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो, और इस पोल के जो माइक्रोट्यूबुल है वो इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो गया और इस काइनेटोकोर से अटैच हो गया। तो यहाँ पे मेटाफेज में इक्वेटर पे दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मेटाफेज 1 का। अब मेटाफेज 1 और मेटाफेज में क्या डिफरेंस है, तो मेटाफेज में सिर्फ आपको एक ही क्रोमोसोम दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे हैं, तो ये मेटाफेज 1 है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये एक क्रोमोसोम होता और ये एक क्रोमोसोम होता, ये इक्वेटर पे होता, तो ये मेटाफेज होता। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए।
ऑब्वियसली बात है मेटाफेज के बाद क्या आएगा, एनाफेज आएगा। तो एनाफेज में एनाफेज 1, क्योंकि मेटाफेज 1 के बाद क्या आएगा, एनाफेज 1, ये कैरियोकाइनेसिस 1 चल रहा है, ठीक है, मियोसिस और इसको बोलते हैं मियोसिस 1। तो सबसे पहले मियोसिस 1 का एनाफेज चल रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो क्रोमोजोम आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमोजोम यहाँ पे 20 से सेपरेट हो जाते हैं। कहने का मतलब कि ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है और ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो एनाफेज 1 में कुछ भी नहीं होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, इसका स्पेसिफिक फीचर्स है, ठीक है। तो एनाफेज 1 में आप पढ़ोगे, जैसे एनाफेज 1 में लिखा है द होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर। ऑब्वियसली बात है भैया, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक क्रोमोजोम हो गया 1 पेयर और ये एक 1 पेयर हो गया, दोनों आपस में दोनों के होमोलोगस हैं, ठीक है। तो ये दोनों जुड़े थे कहाँ, प्रोफेज 1 में, ठीक है, जाइगोटीन में। अब जाइगोटीन में जुड़ गए तो इसको बोला बाईवैलेंट स्टेज। अब बाईवैलेंट में होगा क्या कि ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम में अब ये सेपरेट होंगे, ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं। क्या सेपरेट हो रहा है, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहा है। सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी यहाँ पे देखो, सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी साथ में है। तो एनाफेज 1 में आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम प्रोफेज 1 में सिनेप्सिस के थ्रू बाईवैलेंट स्टेज में आए थे, वही होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में ये और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं। तो एनाफेज का जो अगर क्रोमोजोम है, तो एनाफेज में जब होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें एक क्रोमोजोम के पास, एनाफेज में 1 क्रोमोजोम जो है इसके पास 2 क्रोमैटिड होते हैं। एनाफेज में जो क्रोमोजोम होता है वो एक क्रोमोजोम के पास 2 क्रोमैटिड होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो गए, डबल हो गए, ठीक है। ये एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, यहाँ पे आपको 2 क्रोमोजोम दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 क्रोमोजोम दिख रहे हैं। तो एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल हो जाते हैं। एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो डबल हो जाता है। और ये मैंने एनाफेज में भी बताया था, और एनाफेज 1 में भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल हो गए। लेकिन एनाफेज में जो माइटोसिस का एनाफेज था, माइटोसिस का एनाफेज, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये एक क्रोमोजोम होता था, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर ब्रेक होता था, और सेंट्रोमियर ब्रेक होके यहाँ पे एक क्रोमोजोम के पास एक क्रोमैटिड ऊपर चला जाता था और दूसरे क्रोमोजोम के पास दूसरा क्रोमैटिड जो है नीचे चला जाता था, ठीक है। ये एनाफेज में होता था। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीज़न होता था। एनाफेज 1 जो है, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम का डिवीज़न हो रहा है, सेंट्रोमियर का डिवीज़न नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देन प्रोफेज 1 का लास्ट फेज आता है टीलोफेज 1। ऑब्वियसली बात है टीलोफेज 1 किसके जैसा होगा, ऑब्वियसली बात है प्रोफेज 1 के जस्ट अपोजिट होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अपीयर, साइटोकाइनेसिस फॉलो, दिस इज कॉल्ड अ डायड सेल, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और 2 न्यूक्लियस बने क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो प्रोफेज है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, यहाँ पे डबल क्रोमोजोम हो गया, और टीलोफेज में ये दोनों क्रोमोजोम हाफ और हाफ हो गए, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे हाफ और हाफ हो गए। ऑलराइट, इन मैनी cases of the chromosome undergo some dispersion and they do not reach the extremely extended state of the interphase of nucleus, and two stage become the two meiotic division is called the interkinesis and generally short lived, and interkinesis followed by the prophase 2। अब आगे देखेंगे इंटरकाइनेसिस क्या होता है। अभी हमें समझना है कि यहाँ पे टीलोफेज बना, तो टीलोफेज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना होगा। तो सपोज मान लो कि जो मदर सेल है, मदर सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है, 2n है और 2c है, ठीक है। कीप इन माइंड 2c है अमाउंट। तो प्रोफेज 1 में कितना हो जाएगा, प्रोफेज 1 में, क्योंकि ये अब क्या होगा, इंटरफेज में जाएगा, इंटरफेज में जाएगा तो 2c से 4c हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो सेम ही रहेगा। तो प्रोफेज 1 में ध्यान रखना है कि 2c से 4c हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2n ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक क्रोमोजोम, यहाँ पे एक क्रोमोजोम दिख रहा है ना, इस एक क्रोमोजोम के पास, प्रोफेज 1 के पास जो क्रोमोजोम है उसको बाईवैलेंट बोलते हैं, और एक बाईवैलेंट के पास कितने क्रोमैटिड है, 4 क्रोमैटिड है, 4 क्रोमैटिड है, इसलिए इसको टेट्राड बोलते हैं। 1 क्रोमोजोम हैज़ 4 क्रोमैटिड, सो दिस इज कॉल्ड द टेट्राड स्टेज, प्रोफेज 1 में दिखेगा। मेटाफेज 1 में भी सिमिलरली दिख रहा है कि वही जो आपको बाईवैलेंट स्टेज है वो इक्वेटोरियल पे अटैच्ड हो गए। तो यहाँ पे अमाउंट 4c ही रहेगा और नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी 2n का 2n ही रहेगा।
लेकिन एनाफेज 1 में क्या होता है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 4C अमाउंट तो 4C रहेगा। सो आपको एनाफेज में ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो n+n हो जाता है, अमाउंट जो है वो 4C का 4C रहेगा। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे ये न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे ये न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, ये n हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितना हो गया n, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया n, और n जो 2n था तो n और n में डिवाइड हो गया। तो ये जो लास्ट फेज़ है टीलोफेज, इसमें 2 सेल बन जाते हैं और ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस 1 कंप्लीट हो गए जो फाइनल 2 डाउटर सेल बनते हैं, उनके पास जो क्रोमोसोम है वो n और जो अमाउंट है वो 2C हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, मदर सेल के पास 2n था, डाउटर सेल के पास n हो गया। इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न, रिडक्शन डिवीज़न। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मियोसिस 1 है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ हो जाता है, इसलिए मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं। अगला आपको पॉइंट समझ में आएगा कि मियोसिस 2 जो होता है, मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। तो ये अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मियोसिस 2 पढ़ाऊँगा तो, लेकिन आपको पहले याद रखना है कि मियोसिस 1 क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाउटर सेल बने हैं इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम के हाफ हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये जो 2 सेल बने हैं, ये सेल फिर से ग्रो करेंगे और ग्रो करके इंटरफेज में जाएंगे। क्या? ऑब्वियसली बात है, ये जाते हैं इंटरफेज में, लेकिन ये इंटरफेज में जो जाते हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है और इसको इंटरफेज नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, और जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड कहने का मतलब इसके पास एस फेज नहीं होता है। ठीक है, एस फेज नहीं होगा मीन्स कि यहाँ पे फिर से इन दोनों के सेल जो हैं वो इंटरकाइनेसिस में इंटर करने से पहले डुप्लीकेट नहीं करेंगे, मीन्स कि डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। अब सिंपल सा कंसेप्ट समझो कि ये दोनों सेल जब इंटरफेज इंटरकाइनेसिस शॉर्ट होता है तो ये डायरेक्टली किस में इंटर करेंगे, प्रोफेज 2 में इंटर करेंगे। ठीक है, प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2 एंड फिर उसके बाद टीलोफेज 2। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, किस में स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली बात है मियोसिस 1 का जो एंड प्रोडक्ट है ये 2 सेल, इन दोनों में क्या स्टार्ट होगा, तो मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, मींस कि अब ये दोनों सेल किस में जाएंगे, अब ये दोनों सेल प्रोफेज 2 में जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्सन रीजन में आ सकता है। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, और इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे इंटरफेज नहीं होता है, मीन्स कि बहुत शॉर्ट होता है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड द कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 इज रिजेंबल टू ए नॉर्मल माइटोसिस। अब यहाँ पे मियोसिस 2 पढ़ाना मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 कहने का मतलब मियोसिस 2 इज सिमिलर टू द माइटोसिस। तो जो लेक्चर 1 में मैंने बताया था माइटोसिस, उसके प्रोफेज, अब यहाँ पे प्रोफेज 2 है तो प्रोफेज 2 इज सिमिलर टू प्रोफेज, प्रोफेज 2 इज सिमिलर टू प्रोफेज। वैसे ही मेटाफेज 2 इज सिमिलर टू मेटाफेज, एनाफेज 2 इज सिमिलर टू एनाफेज एंड टीलोफेज 2 इज सिमिलर टू टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। जो भी चेंजेज होंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 में और टीलोफेज 2 में, वो डायरेक्टली माइटोसिस के जैसे ही होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा एंड द एंड ऑफ प्रोफेज 2 द क्रोमोसोम अगेन बिकम द कॉम्पैक्ट। ऑब्वियसली बात है, प्रोफेज 1 में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट फेज स्टार्टेड, दिस इज द मेटाफेज 2। एट दिस स्टेज ऑब्वियसली बात है माइटोसिस में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइंड हो जाते हैं, जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। एंड इक्वेटर पे अलाइन होने के बाद जो माइक्रोट्यूबुल है, मीन्स स्पिंडल फाइबर है, वो अपोजिट पोल से, अपोजिट साइड पे जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाते हैं, वो अभी हम डायग्राम में देखेंगे। एंड देन एनाफेज 2, एनाफेज 2 में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सपोज मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर बोलते हैं और ये सेंट्रोमियर जो है एनाफेज 2 में ब्रेक हो जाता है। ये सेंट्रोमियर एनाफेज 2 में ब्रेक होता है और ये एनाफेज 2 में ब्रेक होने के बाद सेंट्रोमियर, सपोज दिस इज द सेंट्रोमियर, तो ये सेंट्रोमियर ब्रेक होने के बाद ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। एनाफेज 2 जो है वो ऑब्वियसली बात है एनाफेज के सिमिलर है, तो एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है।
ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ द ईच क्रोमोजोम। तो ईच क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होगा तो आपको देखो यहाँ पे आप दिख रहा है कि जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल प्रोफेज, ये प्रोफेज 2 है, ठीक है, ये मेटाफेज 2 है। तो मेटाफेज 2 कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली दिख रहा है ना कि इक्वेटर पे एक क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम के पास, ये ध्यान रखना है कि प्रोफेज 2 और मेटाफेज 2 में जो एक क्रोमोजोम होता है, 1 क्रोमोजोम इज इक्वल टू 1 क्रोमोजोम के पास कितने क्रोमेटिड होंगे, 2 क्रोमेटिड होंगे, ठीक है। प्रोफेज और मेटाफेज दोनों में सिमिलर होता है। अब यही जो क्रोमेटिड है, ये 2 क्रोमेटिड जो दिख रहे हैं एक क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, ये सेंट्रोमियर ब्रेक होगा और सेंट्रोमियर ब्रेक होने के बाद ये एक क्रोमोजोम बन गया और ये एक क्रोमोजोम। कहने का मतलब कि जो एनाफेज 2 है, अब एनाफेज 2 में जो क्रोमोजोम होगा, एनाफेज 2 का एक क्रोमोजोम, एनाफेज 2 में 1 क्रोमोजोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड। ये मैंने माइटोसिस में भी बताया था ये सारा कंसेप्ट, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि प्रोफेज 2 में n है और ये 2c है, तो ये n और 2c ही रहेगा और यहाँ पे डबल हो जाता है। कहने का मतलब 2n और 2c होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये 2n और 2c होगा तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो n और c बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके सिमिलर होता है। और यहाँ पे ध्यान रखो, ये 2c है और ये c है, कीप इन माइंड, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि 2c से यहाँ पे क्या होता है, c हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आप फाइनल देखोगे तो फाइनल क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जो मदर सेल था उसके पास 2n था एंड 2c था, 2n एंड 2c था। तो मियोसिस 1 में मैंने बताया कि मियोसिस 1 में ये क्या हो गया, मियोसिस 1 में n और 2c हो गया। तो मियोसिस 1 का जो एंड प्रोडक्ट है n और 2c बना और 2 सेल बने थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगा और मियोसिस 2 होगा तो इस 2 से 4 सेल बनेंगे और ये 4 जो सेल है इसके पास क्या रहेगा, ये n ही रहेगा और ये c रहेगा, c अमाउंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मियोसिस 2 है इसको बोलते हैं मियोसिस 2। ये मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोजोम देखो यहाँ पे सेम ही है, डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम है, इसलिए मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ इन मियोसिस इज अकर्स इन द एनाफेज 2। और यही पॉइंट मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा था कि इन मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस ट्वाइस बट डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम अकर्स ओनली इन द मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में कहाँ, एनाफेज 2। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर का डिवीज़न होता है, मीन्स कि एनाफेज 2 में ही क्या होता है, क्रोमोजोम का डिवीज़न होता है। एंड सिमिलरली टीलोफेज 2 इज opposite to the prophase 2 and you can say that the end of meiosis this is the telophase 2 and in which 2 group of chromosome and one again get closed by the nuclear envelope, cytokinesis followed। अब यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है, ये जो साइटोकाइनेसिस टर्म है और माइटोसिस का जो साइटोकाइनेसिस है वो सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एनिमल और प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, उस लेक्चर को अच्छे से देखो। मियोसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, 4 सेल बनते हैं टेट्राड ऑफ सेल एंड 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल उसको बोलेंगे एंड डिफर फ्रॉम द मदर सेल एंड क्वांटिटेवली एंड क्वालिटेवली दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, मियोसिस का काम क्या है कि जर्म सेल में डिवीजन होना और जर्म सेल में डिवाइड होकर क्या करना, गेमिट फॉर्मेशन करना। और गेमिट फॉर्मेशन क्यों होता है कि सपोज मान लो कि जो पेरेंट है इसके पास n+n पेयर में होता है, तो गेमिट फॉर्म होता है, तो इसका हैप्लॉइड सेट जो है वो मेल गेमिट में चला गया, ठीक है। और मदर से आया तो फीमेल गेमिट में आया तो उसके पास भी हैप्लॉइड आएगा। तो दोनों का यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, यहाँ पे हैप्लॉइड सेट और यहाँ पे हैप्लॉइड सेट दोनों अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। और अगले जनरेशन में ये दोनों जाइगोट जब बनाएंगे तो सोचो, पुराने वाले जनरेशन का n और इस मदर का n दोनों मिलके एक नया क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यहाँ पे नया तो होता है लेकिन मोस्टली सिमिलर होता है। तो यहाँ पे वो आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे इवोल्यूशंस के जो रीज़न है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। और इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, गेमिट बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो जीन का एक्सचेंज होगा जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। तो रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है, और उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से इवोल्यूशन होगा और क्रोमोसोम नंबर जो है ईच स्पीसीज वो क्या रहेगा, कंजर्व रहता है। तो द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली बात है
कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, दो अलग अलग गेमेट कंबाइंड होते हैं तो एक नया टाइप ऑफ डीएनए बनता है। तो ये धीरे धीरे लॉन्ग टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है। तो लॉन्ग टाइम की वजह से ये इसमें क्या आता है, वेरिएशंस आता है। तो वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो लॉन्ग टाइम वेरिएशंस को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करो अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड डू हार्ड वर्क। ऑल द बेस्ट।